स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं सेल्फ विजिलेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे WBCS का जो 2019 में जो प्रीलिम्स पेपर आया था उसका पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसको और डेप्थ में समझेंगे और एक्स्ट्रा सारे ऑप्शन को भी समझेंगे। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो जाके हमारे इस यूट्यूब चैनल में जाइए और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगा WBCS 2019 में। वहाँ आप पार्ट वन और पार्ट टू दोनों देख सकते हैं और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट 3 का। यहाँ पे 40, मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे 41 लिखा हुआ है क्योंकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिया है। वो सारे क्वेश्चन को पकड़ते हुए मैंने 41 रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम। ये 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन ये इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें इंडिया का इस साल 2020 में बहुत सारे बातें हैं जो आपको जानना है और आ भी सकता है 2020 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, यहाँ पे आप हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉपरेशन फॉर द चाइना लीड फ्री इंडिया लीड फ्री ट्रेड। ये सही है। इट इज़ ए काउंटर कॉपरेशन फॉर द अमेरिका लीड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये चलिए 3 नंबर देखते हैं। द इन द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द कॉर्पोरेशन इंडियन प्रोफेशनल विल हैव जॉब मार्केट। ये भी सही है। तो आंसर हमारा 1 बी होगा, 1 एंड 3। चलिए इसमें थोड़ा डेप्थ में जानते हैं कि ये जो RCEP जो है ये होता क्या है, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लिखा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव, इसका फुल फॉर्म तो पहले आप देख लीजिए RCEP होता क्या। द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज ए प्रपोज्ड एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर स्टेट्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन में ये एक एशियन संगठन है जिसका मेंबर इंडिया नहीं है, बट 2020 में इसका मीटिंग हुआ था, वर्चुअल मीटिंग हुआ था जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट किया था। तो जिस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारा। और ये जो एशियन है, एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। इसमें 10 मेंबर्स होते हैं और इसमें RCEP में एक्स्ट्रा 6 मेंबर है, जो मिला के टोटल 16 RCEP में मेंबर्स हैं। तो ये क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA है। और द पैक्ट एम्स टू कवर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। इन सारे चीज़ों को कवर करने के लिए ये पैक्ट बना हुआ है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 19th एशियन मीटिंग में, जो कि हेल्ड हुआ था 2011 में। ये एशियन आपको याद रखना है, इस साल न्यूज़ में आ सकता है। ये न्यूज़ में आया था और पेपर में भी आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मेंबर स्टेट ऑफ असम एशियन एंड देयर FTA पार्टनर्स आर। इसमें मतलब जो भी कौन कौन सा मेंबर्स है जो है, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये सारे पार्ट है। टोटल 6 मेंबर्स है, टोटल 16 है। और चलिए why is RCEP इंपॉर्टेंट क्यों है RCEP? क्योंकि चलिए देख लेते हैं क्या है। द 16 कंट्रीज नेगोशिएटिंग द RCEP टुगेदर अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। माने टोटल क्या है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इसमें टोटल मतलब आधा है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो एशिया में ही है। तो ये एशियन सारा कंट्री का ये संगठन है RCEP। तो ये क्या करता है, मतलब क्या है, थर्ड है, मतलब थर्ड लार्जेस्ट हमारा वर्ल्ड का इकोनॉमी बन जाता है, तीनों ये सारे चीज़ मिलाकर, ये सारे देश मिलाकर। और इसमें RCEP में सिर्फ बात करें तो जो हमारा इंडिया और जो चाइना है, सिर्फ इन दोनों का इकोनॉमी को मिलाकर ये RCEP का टोटल आधा इकोनॉमी काउंट कर लेते हैं, हमारा इंडिया अकाउंट करते हैं। और इसमें अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि द RCEP शेयर्स ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, माने वर्ल्ड्स का इकोनॉमी में ये कुड हो सकता है हाफ ऑफ द एस्टिमेट 0.5 क्वाड्रिलियन, मतलब मिलियन नहीं, ट्रिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन नहीं,
क्वाड्रिलियन है ये जो 0.5 का आधा तक हो सकता है 2050 तक, ये एस्टिमेटेड लगाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रॉस होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, चलिए, इस कारण से ये बहुत बड़ा इकोनॉमी बन जाता है, जिस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ RCEP? RCEP का ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या है, चलिए एम क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जो 16 कंट्रीज है, मेकिंग इट ईजियर फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ ईच ऑफ दिस कंट्रीज टू बी अवेलेबल अक्रॉस दिस रीजन, मतलब जो भी ईजियर करना है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ईच ऑफ दिस कंट्रीज़ में, मतलब जो भी 16 कंट्रीज़ है उस 16 कंट्रीज़ में इन सारी चीज़ को ईजियर करना है, आसान करना है, मतलब सबको पहुंचाना है आसानी से कि सबको पहुंच मिल जाए सब कुछ। तो चलिए आगे इसमें और क्या लिखा है, द नेगोशिएशन आर फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग: ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटलमेंट, ई कॉमर्स, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इन सारी चीज़ों पर भी फोकस किया जाएगा इस संगठन में। चाइनाज रोल, RCEP में चाइनाज रोल क्यों है, ये इंडिया की तरफ से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना का रोल पढ़ना। और इंडिया यहाँ पे नेक्स्ट में आप देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई डिड इंडिया डिसाइड अगेंस्ट साइनिंग द RCEP ट्रेड डील। ये इस न्यूज़ के कारण इस साल 2020 में इस न्यूज़ के कारण हमारा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में आने के लिए। तो पहले हम लोग चाइनीज़ का रोल पढ़ लेते हैं, चाइना का रोल इसमें है क्या। तो RCEP वाज पब्लिश्ड बाय द बीजिंग इन 2012 इन ऑर्डर टू काउंटर अनदर FTA माने फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है हमारा, जो पैसिफिक में चल मतलब जो उधर वेस्टर्न साइड में है, जो कि अमेरिका लीड करता है। चलिए देखते हैं आगे है, दैट वाज वर्क्स एट द टाइम द ट्रांस पैसिफिक पार्टनर्स, ट्रांस TPP वहाँ चलता है। द US लीड TPP, US लीड करता था TPP को, जो कि चाइना को वहाँ से एक्सक्लूडेड कर दिया, हटा दिया। हाउएवर इन 2016 द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प विदड्रॉ हिज कंट्री फ्रॉम द TPP। हालांकि जब US लीड करता था तो चाइना को जब हटा दिया उस ट्रेड से, तो उसके बाद भी 2016 ने क्या किया था, यूएस का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थे वो खुद अपने कंट्री को, अमेरिका को TPP से हटा लिए, तो वो बात अलग है। लेकिन क्या हुआ, जो सिंस देन RCEP, ये चाइना के लिए RCEP बहुत बड़ा एक टूल बन जाता है बदला लेने के लिए। प्रिवेंट ट्रेड विथ बीजिंग, US एफर्ट्स टू प्रिवेंट, मतलब US से बदला लेने के लिए। तो ये था चाइना का रोल। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया ने क्यों डिसाइड किया है अगेंस्ट साइनिंग द RCEP ट्रेड डील। इसी साल हमारे इंडिया ने क्यों पीछे हटा है इस RCEP ट्रेड डील से। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं और देखते हैं, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया डिसाइडेड अगेंस्ट ज्वाइनिंग द 16 नेशन रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ट्रेड डील। और यहाँ पे देखते हैं देयर वाज अ फियर इन इंडिया, यहाँ पे डर है इंडिया को किस चीज़ से, that its industry would be unable to compete with China and Chinese goods would flood Indian markets। क्या होगा कि अगर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है तो चाइना का जो भी ट्रेड इंडिया से होता था, ऑलरेडी चाइना और इंडिया और चाइना में आपका देखिए सकते हैं मतभेद बहुत ज़्यादा चल रहा था LOC को लेकर, और भी बहुत सारे चीज़ बैन करना, ऐप बैन करना, सारा चीज़ लेकर। तो इस कारण से इंडिया इसमें अगर जाता है तो चाइना का जो भी बहुत सारा प्रोडक्ट है इंडिया मार्केट में फ्लड मतलब बहुत सारा उसका ये आ जाएगा, जिससे क्या होगा, इंडिया compete नहीं कर पाएगा उसके साथ। तो इंडिया फार्मर्स वर ऑल्सो वरीड गिवन दैट दे वुड बी अनेबल टू compete ऑन द ग्लोबल स्केल पे इंडिया क्या करेगा, नहीं कर पाएगा, compete नहीं कर पाएगा ग्लोबल स्केल पे। इस कारण से इंडिया पीछे हट रहा है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर, PCA स्टैंड्स फॉर, PCA स्टैंड्स फॉर मतलब PCA का फुल फॉर्म क्या होगा। यहाँ पे आंसर होगा हमारा C नंबर, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता क्या है, ये एक RBI के द्वारा एक पैरामीटर है जो कि बैंकों को वो देखने के लिए कि बैंक सही हालत में है या नहीं, मतलब बैंक करप्ट हो रहा है या नहीं, ये पैरामीटर है, ये चेक करने का एक उनका टूल है बोल सकते हैं, जिससे कि वो RBI चेक कर सकता है कि वो बैंक का किस हालत में है, मतलब क्रेडिट देने, मतलब बैंक के पास कुछ अपना स्टॉक में पैसा होना चाहिए जिससे कि वो अपना बचाव कर सके, फ्यूचर में कोई इमरजेंसी या कुछ लॉसेस हो जाए जिससे कि वो बच सके। तो ये सभी बैंकों के पास कुछ लिमिट होता है जो कि उसको फुलफिल करना पड़ता है, तो ये लगाया जाता है RBI के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको और भी अपडेट में पढ़ लीजिएगा, पीसीएस स्टैंड फॉर क्या है, और ये हर साल रिन्यू होता रहता है, आरबीआई के द्वारा इसमें रूल बनाया जाता है, नियम बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द लेटेस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, इंडिया हैज सिक्योर्ड, ये 2019 में पूछा गया है कि इंडिया ने कितना स्क्वायर किया है। तो हमारा 2019 में तो जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन 2020 में जानना बहुत जरूरी है। फिर भी मैं आपको 2019 वाला बताता हूँ। 2019 में इंडिया 77th रैंक पाया था, लेकिन 2020 में भी रिपोर्ट आया है जिसमें इंडिया 63rd पोजीशन होल्ड किया है। वर्ल्ड बैंक, ये जो वर्ल्ड बैंक निकालता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी आप याद रख लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालता कौन है, तो वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो वर्ल्ड बैंक का बात आया है, तो चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है अभी, डेविड मालपास। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। फाउंडेड, इसका स्थापना कब हुआ था, जुलाई 1944 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द रेफरेंस ऑफ हौसला। यहाँ पे देखिए हौसला एक स्कीम है, ये है जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दिया गया है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये करंट अफेयर से आया है, और इसमें आपको मेरे को एक और बात बताना है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते 2018 है, तो ये 2019 का पेपर है, तो एक साल पहले का भी आपसे इसमें स्कीम पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने मतलब जो ऐसा स्कीम को आपको फॉलो करना है जो एक साल पहले क्यों ना हो और उसमें बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता हो, जिससे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो ये है क्या मैं 2018 का ये मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें स्टेटमेंट्स क्या है, पहला है इट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स, ये गलत है, ये नहीं होगा। सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू चिल्ड्रन लिविंग इन अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन टू शोकेस देयर स्किल्स, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजेस को बढ़ाने और या घटाने के लिए किसके पास ये पावर है, तो हमारे ये पावर है पार्लियामेंट के पास पावर है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देयर आर करंटली 30 जजेस होते हैं, 30 जजेस हैं अभी हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करते हुए, बट मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ इज 34। होना कितना चाहिए था, 34 होना चाहिए था। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपको जानना चाहिए। 65 एज में क्या होता है, ये 65 एज में सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर्ड होते हैं। और हमारे करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो जस्टिस शरद अरविंद बोबडे इज द 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हमारे 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, किसमें से ये पंचायती राज ये करता है, तो पहला ऑप्शन है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, ये सही है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी सही है। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, 1 और 3। तो चलिए देखते हैं 1 और 3 किस में है, 1 और 3 सी में है, तो सी हमारा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में मैंने पिछले ही वीडियो में मैंने पंचायती राज कौन सा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में पड़ता है, इसमें बारे में बहुत कुछ बताया था। तो आई होप अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनरिच्ड इन इट्स। मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किस में कौन सा आर्टिकल में क्या है, क्या कहा गया है, कौन सा पार्ट कौन सा शेड्यूल में क्या है, सारा चीज़ आपको पढ़ना है। तो वेलफेयर स्टेट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का किस पार्ट में ये है, ऑप्शन है प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यही सही होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए देख लेते हैं, यही सही है बी नंबर। और इसमें थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। द आर्टिकल 36 से लेकर 51 अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, दे आर बॉरोवेड। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो चीज़ बोरो किया गया था हमारा आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। इस तरह का से बहुत सारा क्वेश्चन है कि अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से बहुत सारे चीज़ हम लोग
बॉरो किए हैं आइडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सारे चीज़ भी आपको याद रखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्स टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन अंडर विच द सिटीजन्स कैन लीड अ गुड लाइफ, मतलब अच्छे से जीवन बिता सके सोशली इकोनॉमिकली, तो इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर, व्हाट विल फॉलो इफ ए मॉनेटरी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडमेंट बाय द राज्यसभा, कि राज्यसभा के द्वारा अमेंडमेंट होगा तो क्या होगा। ऑप्शन है आपका, द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। ये सही है आपका, बाकी ऑप्शन गलत है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। द लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर, ये गलत है, हो ही नहीं सकता है ऐसा। द लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर द रिकंसिडरेशन, ये भी नहीं होगा। द प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा कि अगर राज्यसभा के रिकमेंडेशन पे लोकसभा क्या कर सकता है, बिल एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, रिकमेंडेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन, मतलब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडेड इन द किस में है, तो ये भी होगा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी हम लोग अभी जस्ट पढ़े ऊपर में आर्टिकल 51 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट्स विद द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट ऑनेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन। ये बातें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 51 आर्टिकल में लिखा गया है कि हमारा जो नेशन से बाकी जो नेशन है उसमें ऑनेबल रिलेशन बनाना है, मेंटेन करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज हमारा क्या है। फंडामेंटल राइट तो होगा नहीं, नेचुरल राइट होगा नहीं, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा या लीगल राइट होगा। लीगल राइट नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, तो आंसर सी हमारा सही होगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आशा करते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और हमारा लाइक बटन को दबा दिए होंगे।